आदाब नाज़रीन, खैर मकदम है आपका जी सलाम में। और आज का मुद्दा लेकर हाजिर हूं मैं सऊद मोहम्मद खालिद। और आज का मुद्दा है बाहर से जगमगाते इंडिया के अंदर मौजूद कसमसाते भारत का अंधेरा। इसमें कोई शक नहीं कि मुल्क लगातार तरक्की कर रहा है। शाइनिंग इंडिया के बाद डिजिटल इंडिया से होते हुए हम न्यू इंडिया की बात कर रहे हैं। लेकिन इस न्यू इंडिया के अंदर ही कहीं कसमसाता हुआ एक भारत भी शर्मिंदा है शायद, जहां एक मां अपनी पहचान का आधार तलाशते तलाशते अपनी बच्ची को मौत के मुंह में जाने से रोक नहीं पाती। झारखंड के सिमडेगा जिले के एक गांव में 11 साल की बच्ची ने भूख से दम तोड़ दिया, जिसने पिछले 8 दिनों से खाना नहीं खाया था। मरने वाली बच्ची भात भात करते हुए दम तोड़ गई, लेकिन हमारे और हुकूमत के अनगिनत सवाल इसके पीछे वो छोड़ भी गई है। यूएनओ की एक रिपोर्ट के मुताबिक भूख से मुतासिर पूरी दुनिया में 25% यानी कि 1/4 आबादी भारत में ही रहती है। और यह तब है जब हमारे यहां पर भरपूर अनाज भी पैदा होता है। तो सवाल यह कि आखिर 11 साल की संतोष कुमारी की जान क्या वाकई भूख ने ली या हमारे सिस्टम ने? तलाशेंगे इसी बुनियादी सवाल का हल आज का मुद्दा में। दरअसल झारखंड के जहां से निकली आदमजाद की सबसे भद्दी तस्वीर ने पूरे मुल्क को शर्मिंदा कर दिया है, जहां पर एक बेटी ने भूख की तड़प से दम तोड़ दिया। एक खुसूसी रिपोर्ट आपको पूरी सूरत हाल पर दिखाते हैं, उसके बाद इसी पर होगी बातचीत की शुरुआत और मौजूद होगा हमारे साथ एक खास पैनल। भारत के माथे पर जलते चिरागों के उस अंधेरे में आपको लिए चलते हैं जहां मौत रहती है। देखा होगा आपने डिजिटल इंडिया, देखा होगा आपने शाइनिंग इंडिया, देखी होगी आपने गरीबी मुक्त भारत की तस्वीर। लेकिन चलिए आज उस भारत में जहां भूख ने एक बच्ची की जिंदगी छीन ली। रोशनी से कोसों मील दूर अंधेरे से जगमगाती इस झोपड़ी को देखिए, जहां खुशी नहीं उदासी रहती है, जहां दस्तरखान नहीं बिलखती भूख रहती है। झारखंड के जहान से निकली आदमजाद की सबसे भद्दी तस्वीर देखिए, जहां भारत भाग्य विधाता की बेटी के भाग्य में भात नहीं थे और वो भात मांगते मांगते मर गए। देखनी मोर गोड़ हाथ के टानत है, भूख में थरथरी लागत है। कहलक हाथ खोजते रहो, हल्दी घटलो खन चाह से तनी भी पाले हट्टी आलो मोर बेटी के। भूख से बिलखती बिटिया के लिए माँ ने सब कुछ किया। बुझे चूल्हे में उसने जलाई थी जिंदगी की आग, चढ़ाई थी बिटिया की चाहत में चाय। बिटिया ने पी नमक और पत्ती की चाय, लेकिन भूख गद्दार निकली। बिटिया ने आखिरी ख्वाहिश एक निवाला बताई और भूख से बिलखती रूह ने जिस्म छोड़ दिया। और जिंदगी एक निवाले के कर्ज में मौत के हाथों बिक गई। एक माँ सरकार के दरवाजे पर भटकती रही अपनी पहचान का आधार तलाशने में, लेकिन पहचान नहीं मिली तो भात नहीं मिले और भात नहीं मिले तो बिटिया भूखी मर गई। मैं तो कल ही इसका आदेश दूंगा कि इसकी विशेष जानकारी कराइए, आप इंक्वायरी कराइए। हिंदुस्तान के माथे पर चिपकी भूख से मरी बिटिया की तस्वीर पूछती है, बताओ मेरे मुल्क के मालिकों, मेरी मौत का जिम्मेदार कौन है? किसने मारा है मुझे पता है तुम्हें? तुम्हारे डिजिटल इंडिया में बिटिया एक निवाले के लिए मरी है। बताओ मेरे मुल्क के बादशाहों, जहां बिटिया भूख की तड़प से मर जाए वहां कौन उठाएगा बेटी बचाओ की आवाज?
बिटिया की भूख की तड़प देखकर तो मौत भी सिहर उठी। भूख जब आंकड़ों में आई तो जिंदगी सवाल हल करते करते मर गई। सुनो, ये सदी की सबसे बड़ी शर्म है जिस पर सदियां शर्मिंदा हैं। भूख शर्मिंदा है, मौत शर्मिंदा है, शर्मिंदा है हर जर्रा, शर्मिंदा है खेत की बाली, शर्मिंदा है रोशन दिवाली। लेकिन अफसोस भारत के भाग्य विधाताओं को शर्म नहीं आती। हम जब अपने देश के भविष्य को, बच्चों को भोजन नहीं दे पा रहे हैं तो हमारे लिए कुछ भी और कीर्तिमान स्थापित करना व्यर्थ की बातें हैं। बिटिया ने खारिज किया है ऐसी दुनिया को जहां भूख मौत का सबब बन जाए। उसने खारिज किया है ऐसी कायनात को जहां जिंदगी एक निवाले के लिए मर जाए। उसने ललकारा है बादशाह की बादशाहत को, उसने ठुकराया है हाकिम का दरबार। मुबारक हो तुम्हें तुम्हारी सल्तनत, मेरी जिंदगी कुर्बान हुई है एक निवाले पर। मेरी जिंदगी बिकी है भूख के हाथों, नहीं रहना मुझे ऐसी दुनिया में जहां जिंदगी की कीमत महज एक निवाला तय करता हो। क्योंकि जब भूख से बिलखती रूह जिस्म छोड़ देती है तो बच्चों की किलकारी आखिरी आह बन जाती है। मुजम्मिल अय्यूब, जी मीडिया। तो आप सब तो इस वक्त अपनी अपनी दिवाली मना रहे होंगे और हर जगह दिए की रोशनी दिख रही होगी, लेकिन इसी रोशन दिवाली का एक स्याह अंधेरा ये भी है और इस पर भी गौर करने की जरूरत है। सवाल ये कि आखिर इंडिया के बीच में भारत कब तक कसमसाता रहेगा, और इसी पर हम बातचीत करेंगे। और तमाम पहलुओं पर तफसील से बातचीत के लिए हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में खास मेहमान जुड़ चुके हैं। अपने मेहमानों से आपका तारुफ करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में 3 खास मेहमान हैं। हमारे साथ बीजेपी के लीडर डॉक्टर नाहिद शेख साहिबा मौजूद हैं। इसके अलावा हमारे साथ विजय सरदाना जी हैं जो कि फूड सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं। उनसे भी हम जरा भूख, गरीबी और भुखमरी के बारे में समझेंगे। इसके अलावा हमारे साथ जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी की एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर फिरदौस अजमत सिद्दीकी साहिबा भी मौजूद हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत इस्तकबाल इस प्रोग्राम में। और शुरुआत डॉक्टर नाहिद आपसे ही, इस तस्वीर पर आप क्या कहेंगी? हम दिवाली की खुशियों में मसरूफ हैं, रोशनी हर तरफ है, लेकिन क्या ये एक स्याह सच्चाई नहीं है आज के भारत की? इन सब के बीच में मैं आपसे सवाल जो पूछ रहा हूं उसके साथ ही साथ जो हंगर इंडेक्स है उसका भी जिक्र करना मैं जरूर चाहूंगा कि आप एक साल के अंदर 3 पायदान नीचे आ जाते हैं, लेकिन 3 सालों के अंदर अगर हम हंगर इंडेक्स की बात करें तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में हम 45 पायदान नीचे हैं। डॉक्टर नाहिद, आज जब ये तस्वीर देखी, दिवाली का दिन है और इस तरह की खबर पे जब नजर पड़ती है तो शर्मिंदगी होती है। सारी इंसानियत की शर्मिंदगी की ये तस्वीर नजर आई। बेशक इसमें कोई शक नहीं है कि हिंदुस्तान जिस पायदान पे आगे चल रहा है, तरक्की की दौड़ में आगे जा रहा है, और एक तरफ जब ये भूख से तिलमिलाती हुई एक जिंदगी दम तोड़ती है तो यकीनन ये हम सबों के लिए भी शर्म की बात है। हम चाहेंगे कि हिंदुस्तान में इस गरीबी, इस भूखमरी से किस तरह निजात हो, और हम ये चाहते हैं कि इससे किस तरह उभरें, इसके लिए क्या हल ढूंढें, ये हमें सोचना है। सर, मैम मैं आपसे यही जानना चाह रहा हूं कि आपकी सरकार क्या सोच रही है। सिर्फ एक झारखंड की ही बात को हम नहीं लेते हैं, हम जरा आगे भी बढ़ रहे हैं। मैंने ग्लोबल हंगर इंडेक्स की बात की। एक साल के अंदर हम 3 पायदान नीचे आते हैं, और पूरे एशिया की बात करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ हम अफगानिस्तान और पाकिस्तान से ऊपर रहते हैं, लेकिन अपने सभी दूसरे पड़ोसियों से हम नीचे हैं हंगर इंडेक्स में। इन सब के साथ साथ हम सिर्फ 3 पायदान की ही बात क्यों करते हैं? 3 सालों के अंदर, और 3 साल के दरमियान आपकी ही सरकार रही है, 45 पायदान नीचे आया है। तो क्या जब हम डिजिटल इंडिया, न्यू इंडिया की बात करते हैं, यंग इंडिया की बात करते हैं, तो इस यंग इंडिया में आधे से ज्यादा आबादी क्या भूखी है? हम लगातार भूख का शिकार नहीं हो रहे हैं?
आंकड़े तो ये बयां कर मुझे रहे हैं। अफसोस इस बात का होता है कि आप ये 3 साल ही की बात क्यों कर रहे हैं। मैम, अभी ताजा रिपोर्ट की हम बात कर रहे हैं ना, हम इस साल की भी बात कर रहे हैं और 3 साल तक का आंकड़ा भी हमारे साथ मौजूद है। ठीक है, 3 साल के अंदर ही सारे हिंदुस्तान की गरीबी कैसे दूर हट सकती है? ये मसला कोई आज का, ये 3 साल का मसला नहीं है। इसके लिए वक्त दरकार चाहिए। हमारी सरकार यही कोशिश कर रही है। हमारी, जैसे पहले ही कहा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की जो हम बात करते हैं, जाहिर सी बात है कि इस तरह से भूख में से मरने वाली बेटियों के बारे में भी हमारी सरकार सोच रही है। हमारी सरकार ये चाहेगी कि इससे निजात हासिल हो। आप सिर्फ ये 3 साल का हिसाब नहीं, बल्कि हिंदुस्तान को आजाद हुए आज 70 साल हो रहे हैं और सिर्फ तमाम दावे, देखिए तमाम दावे आपकी हुकूमत की जानिब से किए जाते हैं और तमाम बातें की जाती हैं। न्यू इंडिया, यंग इंडिया, शाइनिंग इंडिया की बात भी कही गई, लेकिन इन सब के बीच में अगर हम ये देखते हैं कि हमारा ग्लोबल हंगर इंडेक्स में हम 3 पायदान नीचे आ रहे हैं, हम जरा पीछे जाते हैं तो देखते हैं कि 3 साल के अंदर 45 पायदान नीचे हैं, तो मैम सवाल पूछे जाएंगे। बेशक हम इसका हल ढूंढ रहे हैं और हम ये चाहेंगे कि इसको खत्म करने की हम कोशिश करें। आप ये सिर्फ 3 साल की बात ठीक है। डॉक्टर नाहिद, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन सवाल देखिए इन सब के बीच में यह है कि आपकी कोशिश तो हो रही है, लेकिन कोशिश डिक्लाइन वे में आ रही है। इसको कहीं ना कहीं सुधार हो तो हम इसको कहीं ना कहीं इसकी तारीफ भी करते हैं। लेकिन विजय सरदाना जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा, ये क्या बयां करती है तस्वीर? ये जो हम देख रहे हैं झारखंड के एक गांव से ये जो तस्वीर सामने आती है और हम ग्लोबल इंडेक्स को जब देखते हैं तो वहां पर जो आदादो शुमार नजर आते हैं वो असल में क्या बयां करते हैं? क्या सरकार पर सवाल नहीं खड़े होते हैं इससे? देखिए, पहले तो मेरा निवेदन है कि ये जो आपने रिपोर्ट दिखाई है इसकी सीडी बना के सारे एमपीज और एमएलएस को भेजिए। ये उनके लिए दिवाली गिफ्ट होगा। कहीं ना कहीं तो बेशर्मी इस देश के सामने आनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि आपने जो उठाया कि क्या हो रहा है यहां पे, देखिए जब इस देश का राजनीतिक सिस्टम और एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम सेल्फ प्रमोशन और सेल्फ प्रचार में लग जाएगा तो जनता को कोई नहीं पूछेगा, और ये तस्वीर वही बता रही है। मुझे एक छोटा सा उदाहरण दीजिए। 3 साल के अंदर आपने बुलेट ट्रेन की फिजिबिलिटी रिपोर्ट बना के उसको लॉन्च कर दिया। 3 साल में आपको यह नहीं समझ में आया कि इस देश में जो आदमी भूख से मर रहा है उसके लिए क्या प्लान होना चाहिए। 3 साल में वो आपको नहीं समझ में आया। आपको 3 साल में बुलेट ट्रेन की फिजिबिलिटी रिपोर्ट समझ में आ गई। कहने का मतलब यह है कि अगर आप चाहें, अगर प्रधानमंत्री, इस देश के बाकी मंत्री और पूरा मंत्रालय और संसद अगर सीरियस है इस मुद्दे पे, आप एक हेल्पलाइन शुरू कर दीजिए आज दिवाली के मौके पे। कोई भी आदमी अगर भूख से बिलबिला रहा हो, आपका जैसे 100 नंबर है, 101 नंबर है, आप एक ऐसी हेल्पलाइन शुरू कर दीजिए, जो भी नंबर आप दें, कि कोई भी आदमी मौत के कागार पे, भूख के कारण, आप इस नंबर पे फोन करिए, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन आपको कम से कम खाना तो पहुंचाएगा। और रही बात एमएलए एमपीज की, किस आपका आधार का नंबर नहीं था, अरे यार आपके पास एमपी एरिया डेवलपमेंट फंड होता है, एमएलए एरिया डेवलपमेंट फंड होता है, आपके लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के पास कंटिजेंसी प्लानिंग के फंडिंग होती है, किस लिए रखे जाते हैं सब? कुछ बेशर्मी कहीं तो कम करो यार। ठीक है सर, ये तो चलिए हमारे सिस्टम की बात हो गई, लेकिन कहीं ना कहीं एक सप्लाई सिस्टम जो है और खाने की बर्बादी जो है, ये भी एक बहुत बड़ा मौजू है हमारे मुल्क में, और हम ये देखते हैं कि खाने की भी बर्बादी में हम बड़े आगे हैं। इन सब के बीच मैं आपकी एक्सपर्टीज के जरिए ये जानना चाहूंगा कि जो भूखमरी है और उसको रोकने की जो कोशिशें हैं, इन सबको हम कहां लेके जाएं और कैसे इस पर काम कर सकते हैं? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि आपके गोडाउन भरे हुए हैं, अनाज सड़ रहा है, किसानों से आप इसलिए अनाज नहीं खरीद पा रहे क्योंकि आपके पास रखने की जगह नहीं है। आपने दालें खरीदी हैं इस देश में और आपसे संभाली नहीं जा रही, आप एक्सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके गोडाउन खाली हो जाए। क्या आपको इस देश के बिलखते हुए भूखे बच्चे नहीं दिख रहे? क्या आप इसको देश की माताएं जो कुपोषण की शिकार है वो नहीं दिख रही? आज देश का 39% चाइल्ड, हम बात करते हैं इंडियन डेमोग्राफी की, इंडिया के फ्यूचर की, आपका 40% बच्चा कुपोषण से शिकार है इस देश का। आप उनको खाना नहीं खिला सकते, आप एक्सपोर्ट में ज्यादा इंटरेस्टेड हैं। मतलब कहीं ना कहीं हमें एक संवेदनशीलता, एक मानव रहित विचार, ये डेवलपमेंट की कौन सी परिभाषा है? और क्या प्रूव करना चाह रहे हैं और क्या दिखाना चाह रहे हैं दुनिया को कि हम न्यू इंडिया की बात कर रहे हैं? कौन सा न्यू इंडिया यार? बेसिक तो कर लो देश में। आपको सुप्रीम कोर्ट कहता है यानी कि कहीं जो बुनियादी जो चीजें हैं, बुनियादी सोच की कमी है। कहीं ना कहीं हम
इंसानियत फोकस नहीं है उस हम चीज पर। इंसानियत खो रहे हैं, फोकस छोड़िए, ये इंसानियत का मुद्दा है, इसमें कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं चाहिए। ठीक है, हम बुलेट ट्रेन की बात कर लेते हैं, जीएसटी की बात कर लेते हैं, न्यू इंडिया की बात कर लेते हैं, डिजिटल इंडिया की बात कर लेते हैं, लेकिन जमीन पर कौन भूख से दम तोड़ रहा है उसको हम नहीं देखते हैं। और कहीं ना कहीं ये हुकूमत की फेलियोरिटी ही कहा जाएगा और इस पर सवाल तो पूछे जाएंगे। मैं आऊंगा डॉक्टर नाहिद आपके पास, लेकिन इस बीच हमारे साथ डॉक्टर सरवत जहां जो कि कांग्रेस की तर्जुमान है वो भी फोन लाइन के जरिए जुड़ चुकी हैं। डॉक्टर सरवत जहां, मैं आपसे समझना चाहूंगा कि राहुल गांधी ने तो जब ग्लोबल हंगर इंडेक्स के आंकड़े आए थे उसको लेकर के तंज भी किया था गवर्नमेंट पे और ट्वीट किया था, लेकिन आज जो झारखंड से कल एक तस्वीर सामने आई और भूख से बिलखते हुए 11 साल की मासूम बच्ची ने दम तोड़ दिया, इस पर आप क्या कहेंगे? ये सिस्टम की खामी है कि कहीं ना कहीं सरकार की भी फेलियोरिटी? ये ह्यूमैनिटी पे, इंसानियत पे एक जबरदस्त तमाचा है। आज की हिंदुस्तान में जिस 21वीं सदी में हम रह रहे हैं, सही कह रहे थे अभी मेरे से पहले जिनसे आपकी बात हो रही थी जी। हम टीवी पर लाइव नहीं है इसलिए हम देख नहीं पा रहे हैं उनका नाम, बट वो सही कह रहे थे किस न्यू इंडिया की बात करते हैं, किस वर्ल्ड मैप पे हम अपने हिंदुस्तान को रखना चाह रहे हैं जहां आज के डेट में भी भूख से एक बच्चा तड़प के मर जा रहा है। कांग्रेस पार्टी की यही दूरदर्शिता थी। फूड सिक्योरिटी बिल कांग्रेस पार्टी नहीं, लेकिन डॉक्टर फिरदौस अजमत साहिबा हमारे साथ, डॉक्टर नाहिद शेख साहिबा हैं, बीजेपी की लीडर हैं, वो ये कह रहे हैं कि हम 1 साल या 3 साल को क्यों देखते हैं और कहीं ना कहीं आपकी ही कारगुजारियों का नतीजा है जिसकी वजह से ऐसा है। आप अभी जुड़ नहीं पाई थी, वो अभी इससे पहले यही कह रहे हैं। नहीं, देखिए, कहने के लिए वो कुछ भी कह लें, वो कुछ भी कह लें, उनकी तो आदत ही है बातें बनाने की। उनकी बातों में पड़ेंगे तो फिर उनके सवाल का जवाब रह जाएंगे, इसलिए उनके सवाल का जवाब नहीं देना। हमें अपनी बात करनी, हमें हिंदुस्तान। नहीं, इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ की बात की थी, लेकिन गरीब हटाने की बात आने लगी और इस तरह की बात आप पर भी आयद हुई थी। पहले की थी। बिल्कुल, पहले मेरी बात आप पूरी तो होने दें। जी हाँ, बिल्कुल। सवाल किया है तो पूरा बात सुने। जी हाँ। फूड सिक्योरिटी बिल कांग्रेस पार्टी किस लिए लेकर के आई थी? इसीलिए लेकर के आई थी कि जहां हम सब कुछ नहीं पहुंचा पा रहे हैं, जो एक बेसिक चीज होती है, खाना, कपड़ा और मकान, ये 3 चीजें होती है ना। पहले खाना आता है, बाद में कपड़ा, फिर रहने की रिहाइश की बात होती है। और आप अगर ध्यान से देखें तो कांग्रेस पार्टी की सरकार ने इंदिरा आवास योजना के तहत लोगों को रहने के लिए घर देने का एक जो वादा था उसको पूरा करने की कोशिश करी। और सबसे जरूरी जो खाने की बात थी, फूड सिक्योरिटी बिल ला करके इसीलिए लाया गया था कि सस्ते दर पे खाना उन हाथों को पहुंच सके जहां हम नहीं पहुंचा पाते। क्या हुआ है आज का जो ये हादसा है पीछे जिससे आज हम बहस कर रहे हैं, ये क्या है? उनका राशन कार्ड आधार कार्ड से लिंक्ड नहीं हो पाया। जिस इंसान का जो लोग होते हैं जिनका राशन कार्ड आधार से लिंक नहीं हो पाता है, उन्हें फूड भत्ता दिया जाता है। पूछिए उनसे, बीजेपी वालों से पूछिए, फूड भत्ता दिया जाता है। फिर फूड भत्ता का इंतजाम क्यों नहीं किया गया? क्यों नहीं किया गया? 6 महीने जवाब लेंगे मैम उनसे। हाँ, उन्हें 6 महीने से खाने की कोई बंदोबस्त, जबकि उनके पास जो फैमिली है, जो पीड़ित है, उनकी आमदनी का कोई जरिया नहीं है। तभी फूड सिक्योरिटी बिल के तहत वो आते हैं और उनको खाना मुहैया कराया जाता है, जो सस्ते दर पे 1 रुपया और 1.5 रुपया जो भी सरकार तय करती है उस पे उन्हें अनाज मिलता है। जब 6 महीने से उन्हें अनाज नहीं मिल रहा था, फिर सरकार का ध्यान क्यों नहीं गया था कि वो परिवार कहाँ और कैसे खा रहा है? कि आज एक बच्ची तड़प करके वहाँ खाने के लिए दम तोड़ देती है। ठीक है डॉक्टर सरवत, आज के हिंदुस्तान में, हाँ। आज के हिंदुस्तान में जिसको हम न्यू इंडिया कह रहे हैं, ये वही शाइनिंग इंडिया है जो 2004 में हुआ था। चलिए ठीक है, हम इस पर जरा जवाब लेंगे डॉक्टर नाइद से। ठीक है, मैं आऊंगा आपके पास, लेकिन हमारे साथ डॉक्टर फिरदौस अजमत सिद्दीकी साहिबा भी मौजूद हैं। डॉक्टर फिरदौस, ये ठीक है सियासी बातें अलग हैं, लेकिन हम जमीनी हकीकत को आपसे समझना चाहें, पॉवर्टी की बात कर लें, भुखमरी की बात कर लें, या अभी मैं ग्लोबल फूड इंडेक्स, ग्लोबल हंगर इंडेक्स की बात कर रहा था, ये क्या तस्वीर पेश करते हैं? और हमारे अंदर जो सिस्टम है, हम भारत और इंडिया का जो फर्क है उसकी बात अगर हम करें तो कहां दिखता है? ये बिल्कुल सही आपने कहा कि भारत और इंडिया का बहुत बड़ा फर्क है। एक तरफ एक्सट्रीम रिच लोग और एक तरफ एक्सट्रीम पुअर लोग हैं। मैं बहुत इत्तेफाक रखती हूँ विजय साहब से कि इन्होंने कहा कि इसकी सीढ़ी बनाकर हमारे जितने भी पॉलिटिशियन उनको भेजा जाना चाहिए। दरअसल ये एक वक्त आ गया है कि हमको एलिगेशन एंड काउंटर एलिगेशन को छोड़ देना चाहिए। कांग्रेस पार्टी क्या करती है, बीजेपी क्या करती है, ये राइट टू लाइफ का इशू है। एक बच्ची भात कहते हुए
दम तोड़ देती है, माँ बिलख रही है इधर से उधर, ये पूरा सिस्टम का फेल्योर है। ये सिर्फ स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी का ही नहीं है इशू, ये सिविल सोसाइटी क्या कर रही थी, उसके नेबर क्या कर रहे थे, वो क्या कर रहे थे। हम इतना खाना खाते हैं डस्टबिन में, हमारे यहाँ रोजाना मींस की जो भी एक सिस्टम है कि पूरा वो रोज फेंका जा रहा है, ना कोई फूड बैंक का इशू है ना कुछ है हमारे पास। क्यों हम फेल हैं इसको रिकॉग्नाइज करने में, क्यों हम हमारे अंदर क्यों दूरियां बढ़ती जा रही हैं। सचमुच सोचने का हमारे लिए ये वक्त आ चुका है कि एक छोटी बच्ची, ये फेमिनाइजेशन ऑफ पॉवर्टी का भी इशू है, सिर्फ ये मतलब राइट टू लाइफ या उसका नहीं है, क्योंकि जो सबसे ज्यादा इंपैक्टेड होती है वो औरत होती है। औरत जिसके ऊपर की पूरा एक फैमिली के वेलफेयर का, फैमिली को मैनेजमेंट का इशू होता है। हम सिविल सोसाइटीज की भी बात कर रहे हैं मैम, लेकिन हम थोड़ा सा इस पर यह समझना चाहेंगे कि सिस्टम का फेल्योर तो है, लेकिन सरकारें अभी की नहीं, इससे पहले की, इस वक्त की क्या कर रही हैं इस पर। और अगर हम अभी देख रहे हैं, जब ग्लोबल हंगर इंडेक्स को देख रहे हैं, तो हाल फिलहाल में जब अभी इसकी रिपोर्ट आई तो 3 पायदान नीचे आ जाते हैं। हम थोड़ा पीछे जाने की कोशिश करते हैं तो बीते 3 सालों में 45 पायदान नीचे आते हैं। लेकिन यहां पर हुकूमत के जो नुमाइंदे वो ये कह रहे हैं कि हम कोशिश कर रहे हैं चीजें बेहतर करने की, इस चीज को सुधारने की। तो सुधार ये कैसा है जब हम नीचे गिर रहे हैं? जी आप मुझसे तवज्जो जी बिल्कुल बिल्कुल, मतलब मुझे लगता है कि सुधार क्या कर रहे हैं, सिर्फ हम नारे लगाने में, हम एक गुडी गुडी पिक्चर दिखाने में ही ज्यादा बिजी हैं। ग्राउंड लेवल पर हम जाते नहीं। जो हमारे एमपी हैं, एमएलएज हैं, जो हमारे ब्यूरोक्रेट हैं, वो बड़े इनसेंसिटिव हैं। ये वक्त है कि हम उनको सेंसिटाइज करें, हम उनको सेंसिटाइज करें, प्रो पुअर बनाएं। लोगों को पता ही नहीं अपने राइट्स के बारे में, लोगों को पता ही नहीं जो वो जाए तो कहाँ जाए। जैसे कि आधार कार्ड को लिंक करने की जरूरत थी। जब ये लड़की 28 सितंबर को होती है, 28 सितंबर से 28 सितंबर 8 डेज ये लड़की भूखी रही, किसी को खबर नहीं, उसकी माँ दर दर भटकती रही, किसी को खबर नहीं, ब्यूरोक्रेट्स को सिस्टम की फेल्योरिटी ये कि आधार कार्ड से लिंक नहीं उनका कार्ड। और आप अंदाजा लगाइए कि किस तरह के हालात से गुजरना पड़ता है। सिर्फ इस लिंकिंग के चक्कर में एक बच्ची की मौत हो जाती है। हम आएंगे इस पर जरा मजीद बातचीत और भी करेंगे। और डॉक्टर नाहिद, आपसे ही कहीं ना कहीं सवालात पूछे गए, हालांकि आपने भी कहा कि ये बहुत संजीदा मामला है, लेकिन जवाब आपसे चाहूंगा इस छोटे से ब्रेक के बाद। उसके आसपास ये बुरा हाल है समाज में, कोई बताने वाला नहीं था। मतलब कितनी बेशर्मी है। दूसरी बात यह कि कितने इंसेंसिटिव ये सरपंच लोग कर क्या रहे थे, पंच उस गांव के कर क्या रहे थे, वहां का बीडीओ क्या कर रहा था, वहां एग्रीकल्चर ऑफिसर घूमता है, वहां टीचर घूमते हैं, वहां सुरक्षा आपके जो पुलिस ऑफिसर्स घूमते हैं, आपकी दुनिया भर के अधिकारी घूमते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट के लोग घूमते हैं, और किसी को यह खबर नहीं थी या पता थी, उनको लगा यार जवाब तो अपने को क्या करना है। देखिए डॉक्टर नाइक, सवाल तो इसमें कहीं ना कहीं एक बड़ा है। आप ये कह रहे हैं कि 3 साल पहले की बात क्यों नहीं करते हैं, आप 3 साल को ही क्यों देखते हैं। दरअसल हम 3 साल पहले की बात इसलिए नहीं करते क्योंकि आपने ये कह दिया है कि 3 साल पहले तक बहुत गड्ढे हैं और हम उन गड्ढों को भर रहे हैं। तो अब तो हम ये उम्मीद करेंगे 3.5 साल होने जा रहा है तो गड्ढे कुछ तो भरे होंगे कि और गड्ढे हो रहे हैं। कम से कम इन मामलात पर तो गड्ढे हो रहे हैं। ठीक है, हम ये देख रहे हैं कि डिजिटल इंडिया की बात हो रही है, मेक इन इंडिया की बात हो रही है, यंग इंडिया, न्यू इंडिया, सब हो रहा है, बुलेट ट्रेन भी आ रही है, लेकिन काम की बात मरी में हम नीचे गिर रहे हैं। मन की बात हो रही है, काम की बात ज्यादा मर रहे हैं। हमें अफगानिस्तान और पाकिस्तान से कंपेयर किया जाए, ये हमारी शर्म की बात है। ये जो हुआ है हादसा, मुझे लगता है कि इसके बाद जिम्मेदारान जो हैं वो इस पर नजरसानी करेंगे और ऐसे वाकयात दोबारा ना हों, इसकी जाहिर बात है कि हम लोग। मैम देखिए, अभी जिम्मेदारी की बात हो रही थी और मैं भी एक बार फिर वही कह रहा हूं कि गड्ढे आप भरने के लिए आए, लेकिन गड्ढे कितने भरे हम सवाल तो पूछेंगे, लेकिन डॉक्टर सरवत जहां भी आपसे पूछना चाह रही है कुछ। डॉक्टर सरवत, देखिए हम उनसे ये पूछना चाह रहे हैं, ये बल्कि ये कहना चाह रहे हैं कि वहाँ पे अभी बीजेपी की सरकार है। झारखंड बहुत पिछड़ा हुआ इलाका है, ये हम सब जानते हैं। वहाँ आदिवासी है, वहाँ बहुत गरीबी भी है और गरीबी के साथ साथ वहाँ अवेयरनेस की भी वाकई बहुत कमी है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। जब उस इलाके की आप तरक्की और फलाह व बहबूद की बात करते हैं तो वहाँ पे आपको ज्यादा सिंसियर होना पड़ता है। छोटा सा हमारा तो सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग है कि जनप्रतिनिधि तो पंचायत से ऊपर तक आते हैं, एमपी तक आते हैं। ऐसा नहीं कि सीधे एमपी ही सीधे होते हैं। वहाँ पे सरपंच होंगे, मुखिया होगा, टीचर होंगे, सही कहा आपने, वीडियो होंगे और पुलिस के अपने अमले होंगे। और इन सब से बड़ी बात है कि जबकि सरकार का एक रूल है कि अगर आपका लिंक नहीं हो पा रहा है जब तक क्योंकि जिन हल्के की बात हम कर रहे हैं उनके यहाँ परेशानी तो है ही है, क्योंकि वो तो खुद से लिंक करेंगे नहीं, जाहिर है कोई ना कोई अधिकारी ही उनके यहाँ करके उसे लिंक करेगा।
उस दरमियान जब तक लिंक नहीं हो पाता ठीक है, उस दरमियान फूड भत्ता देने का ठीक ये है, कानून है, तो फूड भत्ता क्यों नहीं दिया गया? चलिए आपने ये दोबारा ये सवाल पूछा, इस पर जवाब लेता हूं मैं। डॉक्टर नाहिद, देखिए एक सिस्टम है और सिस्टम में अगर टेक्निकलिटीज आती हैं तो उसका भी हल है, लेकिन हम टेक्निकलिटीज में तो उलझ जाते हैं लेकिन हल पर जाते ही नहीं। आखिर किस काम की ये सहूलतें जब जरूरतमंदों को जरूरत के वक्त में उसका फायदा ना मिले? फायदा पहुंचाने के लिए तो है ये। डॉक्टर नाहिद जी, हम लोग कोशिश कर रहे हैं फायदा पहुंचाने की। अब ये जो हादसा हुआ है, मुझे लगता है कि सारों की आंख खुल गई होगी। वहां के जो सरपंच हैं, वहां के जो लोग हैं, अतराफ के लोग हैं, हम ये सारी के सारी जिम्मेदारी या सारा इसका फूड भत्ते की बात कर रही हैं जी डॉक्टर सरवर। फूड भत्ता मैं पहले ही मैंने कहा कि इलिटरेसी इतनी ज्यादा है कि फूड भत्ता क्या होता है, कैसे होता है, ये सबों को उसकी जानकारी भी नहीं है। हम ये चाहेंगे कि भाई वहां तक कि वो उनको नहीं जानकारी कि जो जिम्मेदार अफसर है उसने इसकी जरूरत नहीं समझी। उसने कि एक फैमिली फरवरी से भूखी रह रही है, फरवरी से उसको फूड नहीं दिया जा रहा है, तो फूड भत्ता क्यों ना दिया जाए? मतलब एक इमरजेंसी का भी तो कुछ होता है ना इशू। उस अधिकारी के पे क्या कार्रवाई क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उसने, क्या उसकी जवाबदेही ली गई? क्या उसकी एक जवाबदेही आपने ऐसे ऑफिसर्स की तय की कि ऐसी सिचुएशन में क्या किया जाए उनके साथ? मेरे ख्याल से अगर किसी भी, जो बात सही है मेरे हिसाब से, अगर किसी भी अधिकारी के क्षेत्र में भूख से अगर मौत होती है, उस अधिकारी को, चाहे वो बीडीओ हो, कलेक्टर हो, कमिश्नर हो या वहां का एसएचओ हो, उन सब के ऊपर एक होमिसाइड का केस 302 का तहत फाइल होना चाहिए, क्योंकि उनकी लापरवाही से, उनकी कायरता से, उनकी मक्कारी से एक कीमती जान इस देश की गई, जिसको संविधान ने जिंदा रहने का अधिकार दिया था, लेकिन इस सिस्टम ने मिलके उसको मौत के घाट उतार दिया। तो कौन जिम्मेवार होगा इस मौत का? ये घटना नहीं है, ये दुर्घटना नहीं है, ये एक षड्यंत्र है इंसानियत के खिलाफ। और इसके खिलाफ अगर आपने वहां के ऑफिसर्स के खिलाफ मर्डर का केस अगर फाइल नहीं किया, तो वहां का राजनीतिक सिस्टम भी इस भ्रष्टाचार में और इस इंसानियत के खिलाफ जो जुल्म हुआ है वो भी उसमें शामिल है। मुझे लगता है इस देश को अब जवाब मांगना चाहिए। बहुत हो गए तमाशे। पिछले 3 साल से हमने मन की बात बहुत सुनी, लेकिन मन की बात में एक बार हमने ये नहीं सुना कि इस देश से भुखमरी हटाने के लिए क्या कार्रवाई की गई। उस मन की बात में हमने ये नहीं सुना कि इस देश में जो गरीब है उसके लिए हमने क्या किया। हमने अच्छी अच्छी बातें बहुत सुनी, लेकिन दर्द भरी बातें हमने मन की बात में नहीं सुनी। अब प्लीज काम की बात कर लीजिए, ये देश को भूखा मत मारिए। मन की बात से आगे बढ़कर काम की बात कही जा रही है। डॉक्टर नाहिद, देखिए बार बार सवाल है, लेकिन सवाल का माकूल जवाब शायद नहीं मिल पा रहा। और इन सब के बीच में दरअसल ये बात है कि आखिर जिम्मेदार कौन, नीचे के लेवल का, ऊपर के लेवल का, बात इस पर नहीं हो रही है, लेकिन जवाबदेही किसकी, जिम्मेदारी किसकी और उस पर एक्शन क्या। 24 घंटे की बात रघुवर दास ने कही थी, सीएम रघुवर दास ने, लेकिन उसके बाद भी अभी तक कोई बड़ी कार्रवाई हुई नहीं है। और आपके फूड मिनिस्टर तो सीधे सीधे अपनी ही सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। पहले कहा जाता है कि मलेरिया से मौत हुई, उसके बाद वो ये कहते हैं कि नहीं, 4 महीने से उसे खाना नहीं मिला, उसे राशन नहीं मिल रहा। तो आप बताइए कि किस तरह से काम कर रही है आपकी सरकार। आप खुद इस पर तो जवाब दीजिए। फिर खालिद एक सवाल और मेरा ले लें। जी हाँ, एक सवाल और मेरा ले लें। जी हाँ डॉक्टर सरवर, ये 28 सितंबर का हादसा है ना, ये 28 सितंबर का हादसा है, करीब 15-20 दिन हो गए हैं। इस 15-20 दिन में पूछिए डॉक्टर नाहिद से कि अभी तक क्या कार्रवाई हुई है। डॉक्टर नाहिद से पूछिए कि अभी तक इस 15-20 दिन में क्या कार्रवाई है, किनके खिलाफ इन्होंने केस दर्ज किया है। अभी तक कुछ नहीं किया होगा। ठीक है डॉक्टर सरवर, सवाल तो आप पूछ रही, मैं जवाब लेता हूं। डॉक्टर नाहिद, कई तरह के सवाल हैं, बुनियादी सवाल हैं, जवाब माकूल चाहते हैं। देखिए, मुझे अफसोस है इस बात का कि इस बारे में मुझे इतनी जानकारी नहीं है वहां पर, लेकिन मैं कोशिश करूंगी इसकी जानकारी निकालने की। और जैसे अभी उन्होंने कहा कि इसके जो हल निकाले हैं उस पर भी बात करेंगे, क्योंकि मैं इस मुद्दे पर मैंने पूरी इसकी जानकारी नहीं ली है, इसलिए मैं इसको इस वक्त में जवाब नहीं दे सकती। लेकिन ऐसा नहीं है, मुझे अपनी सरकार पे भरोसा है और यकीनन इसके ताल्लुक से कुछ हुआ होगा। मैडम, क्या बीजेपी सरकार के मुख्यमंत्री इस बात का इस देश को भरोसा दे सकते हैं कि उनके राज्यों में आज के बाद कोई भूख से नहीं मरेगा? क्या ये भरोसा इस देश को दे सकती है बीजेपी की सरकार? मैं बाकी अपोजिशन की बात नहीं कर रहा हूं।
क्योंकि प्रधानमंत्री जी आप लोगों की सुनते हैं, वो ये कहते हैं कि बीजेपी की सरकारें बाकी राज्यों से ज्यादा अच्छा काम कर रही हैं। हमें आप सिर्फ इस बात का भरोसा दे दीजिए कि बीजेपी शासित प्रदेशों में आज के बाद ना तो कोई बीमारी से मरेगा, मतलब कि जिनको एक इलाज के अभाव में, और दूसरा भूख से। ये दो चीजों से हम मरने नहीं देंगे। बाकी मौत होती है बेशक, लेकिन ये दो चीजें जो हमारे सिस्टम द्वारा क्रिएट की जाती हैं, आपके मतलब कि जो महिलाएं हैं वो सड़क पे बच्चे पैदा कर रही हैं, आपके अधिकारी उन तक वो हॉस्पिटल में और बिल्डिंगें हैं, अधिकारी नहीं है, दवाइयां नहीं है, और आपको खाना नहीं है। ये दो बेसिक चीजें अगर आप कर दें तो मेरे ख्याल से इस देश में कुछ काम की बात हो जाएगी, मन की बात से आगे। मुझे इस बात पे पूरा तरीके से मरने का, अभी 2-4 महीने पहले ही एमपी का एक केस था कि जिसमें कोई हॉस्पिटल में दम तोड़ दिया था और उसको पैदल डेड बॉडी लेकर जाना पड़ा। बिल्कुल, एक माजी को हमने उस वक्त भी देखा था। कोशिश है कि इस तरह की मौत फिर कभी ना हो, ये हमारी सरकार पहले भी चाहती थी। अब ये क्या ये शपथ पत्र पे सीएम देंगे? मैं जनता की तरफ से पूछ रहा हूं मैडम, क्या सारे सीएम शपथ पत्र पे देंगे कि हम कोशिश करेंगे अगले 1 महीने के अंदर अंदर जितने बीपीएल परिवार हैं हम देखेंगे कि सब आधार लिंक हो जाए, कोई भूख से ना मरे? क्या ये शपथ पत्र पे साइन कर सकते हैं? उनके पास पूरा सिस्टम है, पूरा पैसा है, पूरा अमला है, सब कुछ है, डिजिटल इंडिया है। उसके बाद भी अगर नहीं होता तो सिर्फ नीयत खराब है और कुछ नहीं। दरअसल बीपीएल परिवार पर ही बहुत बड़ा सवालिया निशान है, क्योंकि बीपीएल लाइन में ही हमने रियल मुस्तहिक लोगों को आइडेंटिफाई नहीं किया। रियल जो मुस्तहिक लोग हैं, कौन पुअर है कौन नहीं है। बीपीएल कार्ड आज हम उनको देते हैं जो मिडिल क्लास में आते हैं, बीपीएल कार्ड उनके पास नहीं है जिनको पास तमाम एमपीज के बीपीएल कार्ड मिल जाएंगे मैम, जिनके पास रहने के लिए छत नहीं है, उनके पास बीपीएल कार्ड। डॉक्टर नाहिद देखिए, अगर हम बात करते हैं, चलिए ठीक है, आप झारखंड की बात के बारे में बहुत ज्यादा तफसीलात नहीं जान रही हैं या फिर वहां पर क्या कुछ हुआ, लेकिन हम टोटलिटी में बात कर रहे हैं। ये जो क्योंकि ये जो सारे हादसे हैं वो बीजेपी शासित राज्यों के ही है। बिल्कुल, चाहे हमने देखा कि अपने कंधे पर मांझी को अपने अपनी अहलिया की डेड बॉडी लेकर जानी पड़ी है, चाहे कुछ भी, लेकिन इन सब के बीच मैम ये कम से कम सारी चीजें बीजेपी शासित राज्यों की ही है। ठीक है, हर सवाल का जवाब सिर्फ बीजेपी ही उसकी जिम्मेदार है, ये हम नहीं कह सकते। आज हिंदुस्तान को आजाद हुए इतने सालों से क्या ये पहली मौत हुई होगी? ऐसे कई अमवात हुए हैं। आज ये मुद्दा उठा है, इसलिए आपको बोलने का मौका मिला। ये सही कह रही है डॉक्टर नाहिद कि आजाद हिंदुस्तान की बात ये पहली मौत नहीं है, लेकिन हम मसले का हल निकालते हैं। बेशक, और फिर इससे पहले हल क्यों नहीं निकला? इससे पहले भी तो ये हल अगर उस जमाने में हल निकलता तो आज ये मौत भी ना होती। हल निकाला तभी तो फूड सिक्योरिटी बिल लेकर आए। उसके बाद भी हो रहा है ना, उसके बाद भी तो मौतें हो रही हैं। मिड डे मील किस लिए आई थी? मिड डे मील, अगर उस बच्ची को मिड डे मील भी मिल रहा होता तो शायद उसकी जान बच जाती। देखिए, ये सारी सवाल आज के डेट में यही है। तो मिड डे मील तो छुट्टी के दिन में तो नहीं मिलेगा ना। मिड डे मील पर आप लेकिन 4 महीने से अगर उसको खाना नहीं मिल रहा है तो उसका क्या मतलब? के ऊपर आप पूरी पॉपुलेशन को नहीं छोड़ सकते। मिड डे मील एक इशू नहीं हो सकता कभी भी। के जवाब से वाकई कोई भी मुतमईन नहीं हो रहा। डॉक्टर नाहिद, जी बीजेपी को आज अपने गिरेबान में झांकना ही पड़ेगा। देखिए, मैं गिरेबान में झांकने के लिए तो इतने सालों से आपने भी कभी नहीं देखा। विरोधी हो रहे हो, आप महिला विरोधी हो रहे हो, आप फिर किस सारी प्रॉब्लम सिर्फ ये 3 सालों की है, ऐसी बात नहीं है। हर सवाल के कठेरे में आप सिर्फ हमने क्या कहा आपसे कि उसी गरीबी को कम करने के लिए, खत्म करने की भी बात हम नहीं कर रहे, कम करने के लिए आप ये देखिए कि आज इतने साल पहले जब गरीबी हटाओ का नारा लगा था, हमारी चीजों को आप गौर से अगर देखेंगी, एक बच्चा पैदा होने से लेकर के और उसके एक बूढ़ी होने पे मरने तक में सारे इंतजाम किए गए थे, जिसे आप ढंग से लागू नहीं कर पा रही हैं। अगर ऐसा होता तो आज हिंदुस्तान की तस्वीर ही कुछ अलग होती। मैं एक सुझाव देना चाहता हूँ। की तस्वीर आप नजर उठा करके जरूर देखें कि 60 साल का क्या काम है हमारा, उसी 60 साल। मैडम मेरा एक छोटा सा सुझाव है। देखिए, ये बात भी सही है कि देश बहुत बड़ा है, किसी गांव में कहीं पे कुछ हालात ऐसे हो सकते हैं। आज हमारे पास डिजिटल इंडिया है, आज हम सब कुछ इंटरनेट के माध्यम से लिंक करने की बात कर रहे हैं,
क्या हम एक ऐसी हेल्पलाइन शुरू कर सकते हैं इस देश में? बिल्कुल बिल्कुल। क्या आप इस सुझाव को प्रधानमंत्री तक पहुंचाएंगे अपने माइनॉरिटी सेल की तरफ से? जरूर। कि ऐसे डिस्ट्रेस फैमिलीज जिनको खाने के पास कुछ नहीं है, वो एक फोन करें कि साहब हम मर रहे हैं भूखे, हमारे पास खाने को नहीं है, प्लीज खाना पहुंचा दीजिए, और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन उनको कम से कम खाना तो पहुंचा दे। नहीं, ये क्या ऐसी डिस्ट्रेस लाइन हम क्रिएट कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। उससे यह है कि अगर मेरे पास फोन नहीं है तो सरपंच फोन कर सकता है, पड़ोसी फोन कर सकता है कि साहब यहाँ पे एक क्राइसिस है, प्लीज हेल्प करिए। तो मुझे लगता है कि रास्ता निकलेगा, और हेल्पलाइन चाहे ठीक है तो प्रधानमंत्री शुरू कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि इस तरह के इनिशिएटिव तमाम एनजीओ ने लिए हैं पहले से ही। तमाम जगहों पर हम देखते हैं, साउथ इंडिया में भी कई तरह के मामला सामने आते हैं जहां पर मुश्तरका फूड वगैरह होती है। लेकिन गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट इसमें क्या है, और गवर्नमेंट इधर क्यों नहीं सोचती है कि एक तरफ हमारे मुल्क में जो खाना है वो बेतहाशा तरीके से बर्बाद होता है, और दूसरी जानिब हमारे वहां भूख से मरने वालों की तादाद लगातार बढ़ रही है। इस पर हम और भी पहलुओं पर बातचीत करेंगे वक्त, लेकिन एक छोटे से वक्त, 11 साल की मासूम बच्ची की जिसकी मौत का जिम्मेदार कौन है, हम सवाल ये पूछ रहे हैं। और हमारे साथ बातचीत के लिए खास पैनल मौजूद है। लेकिन डॉक्टर नाहिद, कई तरह के सवाल आ रहे हैं, कई तरह की बात आ रही है, हम हल की बात कर रहे हैं कि हल आखिर कैसे तलाशा जाए। ठीक है, तमाम तरह की परेशानियां हैं, और उन परेशानियों से निजात दिलाने की कोशिश के लिए बात आप कह करके इख्तिदार में आए हैं। 3-3.5 साल का वक्त गुजर गया, क्या इनिशिएटिव आप ले सकते हैं, क्या ऐसा किया जाए कि इस तरह की परेशानी रिपीट ना हो? देखिए, इसके लिए सबसे अच्छी बात तो ये होगी कि कोई अगर भूख से मरता है, भूख से तिलमिला रहा है, तो उसके लिए एक हेल्पलाइन करने की जरूरत है। ठीक है, जैसा कि विजय सरदाना जी कह रहे थे, लेकिन हेल्पलाइन के बारे में सोचेगा कौन इनिशिएटिव लेगा मैम? गवर्नमेंट लेगी, इंतजामिया लेगी, लेकिन ये तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी कि इस तरह से अगर भुखमरी के लिए एक लाइन शुरू की जाए। लेकिन मैं एक माइनॉरिटी सेल की एक मेंबर हूं, जनरल सेक्रेटरी हूं, तो बहुत बड़ी बात तो नहीं, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहूंगी कि आज हिंदुस्तान में माइनॉरिटीज की इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, जिस तरह से वो कई सालों से जूझ रही है, इसके लिए हेल्पलाइन तो इंशाल्लाह 1 महीने भर में हम शुरू करेंगे कि जहां पर अपने लेवल पर, अब पूरे हिंदुस्तान में अगर कहीं भी किसी भी माइनॉरिटी फैमिली में या ऐसी कोई अगर दिक्कत आती है तो वो इस हेल्पलाइन का इस्तेमाल करें और हम तक के उनकी आवाज पहुंचे। और चलिए, कम से कम ये एक पहल ही मैं मान सकता हूं। ठीक है, आपने अपने इक्तदार, अपने जो कंट्रोल के अंदर में अपनी बात कही, ठीक है, आप इस बात को आगे लेके जाइएगा, और जब ये पता चलेगा कि हाँ बीजेपी माइनॉरिटी सेल इस तरह की एक पहल कर रहा है, तो कहीं ना कहीं ये पूरी तरह से आगे भी बढ़ेगा। डॉक्टर सरवत, जहां आप सुन रही हैं डॉक्टर नाहिद ये कह रही हैं कि कम से कम वो अपने लेवल पर तो कोशिश कर सकती हैं, 1 महीने के अंदर एक हेल्पलाइन डेवलप की जाएगी जो कम से कम माइनॉरिटीज का तो ख्याल करेगी कि कोई भी माइनॉरिटी भूख से ना तिलमिलाए, अगर भूखा है तो वो फोन करे और उसे खाना मुहैया कराया जाएगा। खालिद जी, जी बताएं डॉक्टर सरवत। डॉक्टर सरवत, इससे हम एग्री नहीं करते, क्योंकि बात इंसानियत की है, बात माइनॉरिटीज या अदर कम्युनिटीज की नहीं है, बात इंसानियत की है, चाहे भूख से कोई भी दम तोड़ता हो। ये हेलो, जी हाँ डॉक्टर सरवत, मेरी गुजारिश है कि शायद आपने अपने टीवी का वॉल्यूम वहां पर ऑन कर रखा है, अगर आप फोन के ही जरिए हमसे बातचीत करेंगी तो बातचीत में आसानी होगी। ठीक है, आप रिप्लाई करें। हाँ, नहीं, मैं ये कह रही थी कि मैं डॉक्टर नाहिद, मैं ये कह रही थी कि डॉक्टर नाहिद ने जो हेल्पलाइन की बात करी, मैं उसका जरूर खैर मकदम करना चाहूंगी, लेकिन जो उन्होंने एक बात कही कि किसी माइनॉरिटीज को भूख से वो मरने नहीं देंगी, ये बात से हम एग्री नहीं करते, क्योंकि बात इंसानियत की हो रही है, बात माइनॉरिटीज या अदर कम्युनिटीज की नहीं हो रही है। इसमें नहीं, वो अपने ज़ेरे इक़्तिदार की बात कर रही है, जितना मैंने अपने इक़्तिदार की बात कही है जो मेरे अपने हाथ में है। इसका मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ माइनॉरिटी का ही हमको ख्याल है। हाँ, ये बात आप सही कह रही हैं, माइनॉरिटीज की ख्याल
माइनॉरिटीज का ख्याल करना गलत नहीं, माइनॉरिटी और मेजॉरिटी सारे हिंदुस्तानी, सारी इंसानियत की बात है। हम भी माइनॉरिटी कम्युनिटी से आते हैं, माइनॉरिटी का ख्याल करना गलत नहीं है, लेकिन बात यहाँ भूख से जब मौत की होती है तो इंसानियत की बात हो जाती है। बेशक, कोई भी कम्युनिटी, बेशक कोई भी, अगर हमारा चलिए ठीक है, लेकिन डॉक्टर फिरदौस अजमत, ठीक है मैं आऊंगा डॉक्टर सरवर जहां, मैं आपके पास आता हूं। ठीक है, सवाल आपने पूछा कि आप इस तरह से नहीं कहिए, आप सबका ख्याल करिए, लेकिन डॉक्टर फिरदौस अजमत, ठीक है, इस तरह की एक हेल्पलाइन बन गई तो तमाम तरह की उसके बाद भी परेशानियां होंगी, ऐसा नहीं होगी कि तमाम तरह की चीजें खत्म हो जाएंगी। लेकिन हम इसकी अगर हम बुनियादी लेवल पर जाएं, और अभी तक हम सिर्फ इस वक्त की बीजेपी गवर्नमेंट की बात नहीं कर लें, हम पुरानी गवर्नमेंट्स की भी बात कर लें, गरीबी मुक्त भारत की बात आज से नहीं है, ये दहाइयों से है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, और भुखमरी का भी मामला लगातार बढ़ता जा रहा है, हमारी हालत खराब हो रही है। हम लगातार जब एक तरफ देखते हैं कि हमारे हर हाथ में स्मार्टफोन है, तो दूसरी तरफ एक शहरों में ही कहीं ना कहीं पटरी पर दम तोड़ता इंसान मिल जाता है, तमाम कबायली इलाकों में लोग मरते हुए दिख जाते हैं। ये परेशानी दो पार्टी यानी कि नदी के दो किनारे साथ साथ जो चल रहे हैं हिंदुस्तान में, वो कैसे होंगे? मैं असल में इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि मैं अभी देख रहा था कि अगर हाल फिलहाल में हम देखें तो जो टॉप मोस्ट 100 सबसे ज्यादा पैसे वाले लोग इस मुल्क में हैं, उनकी 26% उनकी जायदाद में इजाफा हो जाता है। लेकिन दूसरी तरफ देखिए, 11 साल की बच्ची 8 दिन भूख रहने के बाद मर जाती है। ये बिल्कुल बहुत अच्छा सवाल है। मैं सर्वजहां जो के साथ भी इत्तेफाक रखती हूँ कि आप भूख को किसी कम्युनिटी में बांध कर नहीं देख सकते। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। शायद कम्युनिकेशन वक्त कम है, इसलिए आपसे फाइनल कमेंट के तौर पे ये बात पाया, लेकिन मैं आपका भी खैर मकदम करती हूँ कि आपने अपने लेवल पे ये एक इनिशिएटिव लेने की बात कही, और ये इनिशिएटिव होना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं से तो शुरुआत हमें करनी पड़ेगी कि आप एक हेल्पलाइन बनाइए, एक फूड बैंक का एक दीजिए, आप गवर्नमेंट को सजेशन दीजिए, अपने माइनॉरिटी सेल से उनको सजेशन। हम उससे आगे बढ़कर के आपसे फाइनल कमेंट ले रहे हैं इस मामले का। अगर हम हल की बात करें तो उस पर मैं आपका फाइनल कमेंट चाहूंगा क्योंकि वक्त बहुत कम है। मेरा तो यही सजेशन है कि इस प्लेटफॉर्म से एक गवर्नमेंट को भी हमें मैसेज देना चाहिए कि उसको सेंस ऑफ रिस्पांसिबिलिटी तय करनी चाहिए। स्टेट की क्या रिस्पांसिबिलिटी है, सिविल सोसाइटी की क्या रिस्पांसिबिलिटी है, और ब्यूरोक्रेट्स की क्या रिस्पांसिबिलिटी है, उनको देना चाहिए। कहीं ना कहीं ये पूरे सिस्टम का फेल्योर है। ठीक है, ठीक है, ठीक तो है। हमें एक डॉक्टर मैसेज को देना चाहिए। विजय सरदाना जी, देखिए, जैसे हमने बात करी, हेल्पलाइन इज डेफिनेटली वेरी गुड स्टेप। ठीक है, आपने खुद इसका मुतालबा किया भी था, और मैं स्वागत करता हूं जो इन्होंने कहा, और उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभारी रहेगा देश आपकी शुरुआत के लिए। शुरुआत की बात कर रहा हूं, और जितना इंप्लीमेंटेशन में कमी आएंगी उन सबके रास्ते निकल सकते हैं। ठीक है, ठीक है। दूसरी जो सबसे बड़ी बात है, इस देश में जो भी सरपंच है, जो भी जहां पे भी भूख से अगर मौत होगी, वहां का जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है उसके अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए, क्योंकि उनके पास सारे संसाधन हैं ये देखने के लिए कि भूख से और दवाई की कमी से किसी की मौत ना हो। ये पूरा इस देश का कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, सिस्टम कहता है, पार्लियामेंट कहता है। अगर वो लोगों के क्षेत्र में होता है, इसका मतलब ये है कि उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी वायलेट करी है। ये इम्प्लीमेंटेशन पर जब बात आती है तो कहीं ना कहीं फीकी पड़ जाती है, इसीलिए उनको अकाउंटेबल बनाना पड़ेगा। के बाद इस बात का मैं यकीन दिलाती हूँ कि इससे जुड़े हुए जितने भी जो अधिकारी जो इंतजाम है उस पर सख्त, और उनको एग्जाम्पल बनाइए। इसी नोट पर बाकी बातचीत को मैं खत्म करूंगा, वक्त बिल्कुल इजाजत नहीं दे रहा। आप सभी मेहमान हमारे साथ जुड़े और बातचीत में शामिल हुए, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन देखिए, इन सब के बीच सवाल यही रह जाता है कि अगर हम जब बात करते हैं बुनियादी चीजों की, सहूलतों की, तो इंप्लीमेंटेशन पर आकर के चीजें कहीं ना कहीं फीकी पड़ जाती हैं। तमाम तरह की बात हम कर लें, लेकिन जब बुनियादी चीजों को लागू करने की बात आती है तो हम पीछे क्यों रह जाते, इस पर भी देखने की जरूरत है। बहरहाल यहां से एक इनिशिएटिव शुरू हुआ, एक यकीन दहानी कराई गई। उम्मीद करते हैं कि इस पर भी गौर होगा और हम मजहब, मंदिर, मस्जिद के आगे बढ़ करके कम से कम भूख, रोजगार और तमाम दूसरे बुनियादी मुद्दों की बात करेंगे, इन्हें जड़ से खत्म करने की बात करेंगे। आज का मुद्दा में बस इतना ही।